हेलो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें हम लोग पहले जान चुके हैं हिंदुस्तान को भारत और इंडिया के पर्यायवाची रूप में हम यूज करते हैं अपने देश के लिए। यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। तो हम आज क्लास 7th का पूरा देखेंगे वीडियो में। तो लगभग 3 शताब्दी के बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण 3 महाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय हुआ, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया लगभग 3 महाद्वीप के लिए किया गया था। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। बिहार शब्द का प्रयोग बौद्ध विहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया। मुगल काल में अकबर ने प्रांत के रूप में गठित किया, तो बौद्ध विहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया गया, बौद्ध विहार की इस भूमि को। उसके बाद 13वीं शताब्दी के आसपास चरखे का निर्माण हुआ। धुनिया की कमान यानी कि धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आई है। महान मध्य युग में तुर्कों का आगमन के साथ लेखन में कागज़ का व्यापक उपयोग हुआ। सबसे पहले कागज़ 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के आसपास के विज्ञान के क्षेत्र समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसके बाद यहाँ पर है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियाँ, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी का भी लगवाई थी, जिससे समय की सूचना मिलती थी। तो 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने दिल्ली में ऐसा बनाया था। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दियों में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में एक नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर ही है। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपने धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। कालांतर में तुर्क, अफ़गान, ईरानी और मुग़लों ने इस देश में प्रवेश किया और भारत में अस्थायी राज्यों की स्थापना की। इनके आने से सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जीवन में ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इससे हमारे रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभावित हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का भी विकास हुआ। इसे गंगा जमुना संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पर एक जीवन के ज़्यादा व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ा। इससे हमारे रहन सहन, पोशाक, रीति रिवाज आदि प्रभाव हुए और उनमें एक मिली जुली परंपरा का विकास हुआ। इसे गंगा जमुना संस्कृति भी कहते हैं। मध्यकाल में तांत्रिक विचारधारा शैव की एक शाखा के रूप में उभरा। एक कपाल यानी कि खोपड़ी धारणा करना था। कपाल में ही भोजन ग्रहण वे करते थे। तो मध्यकाल में तांत्रिक विचारधारा यानी कि शैव की एक शाखा है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ यही संप्रदाय कहलाता। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपनी तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। कल्हण की राजतरंगिणी लेखक कल्हण के द्वारा लिखा गया इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अल बेरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद यानी कि तारीख उल हिंद, अल बेरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद तारीख उल हिंद ने से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणित जानकारी मिलती है। मिनहाज उल सिराजकृत तबकात ए नसीरी में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासक पर विस्तृत चर्चा मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है
तारीख ए फिरोज शाही में तुगलक वंश की राजनीतिक घटनाओं का शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है। नामा की बात करते हैं तो नामा में है यहाँ पर कि नामा शब्द सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई है। इस परंपरा का आरंभ अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। संस्मरण किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रखती है, वह अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। उसका भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा भारत के संदर्भ में मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुल ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध, यहाँ के लोगों को रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीका यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत है, जिसमें रेहला कहा जाता है जिसे रेहला कहा जाता है। इब्ने बतूता मराकश यानी कि मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंदुस्तान आया। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया और लगभग 14 वर्ष तक रहे। इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेसमेटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को शेरशाह का सासाराम रोहतास जिला में जो है स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। शेरशाह का सासाराम में शेरशाह का मकबरा जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मेटबदुम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण प्रस्तुत करता। मध्यकाल में बिहार में निर्मित में पटना में 18 मील की दूरी पर स्थित वैकटपुर में शिव मंदिर जो कि पटना में है, जिसके लिए राजा मानसिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे इतिहासकार की भूमिका क्या है कि सन 1328 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया कि उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटनाओं को अपनी अपनी किताबों में लिखा। यानी कि उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी किताबों में लिखी। फिर जियाउद्दीन बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में लिखा। एसामी ने अपनी किताब फुतुह उस सालातीन में लिखा। आधुनिक पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने एवं समझने का प्रमुख स्रोत का केंद्र है। इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। अब अध्याय 2 की बात कर लेते हैं। अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 कक्षा 7 अतीत से वर्तमान में नए राज्य एवं राजाओं के उदय। तो नए राजवंशों का उदय राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं का अधीन थे। जो राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतेदुर्ग ने अपने को शासक के रूप में स्थापित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। दक्षिण पथ के उत्तरी भाग मान्यखेत उसकी राजधानी थी। कुछ अन्य शासक जैसे गुर्जर प्रतिहार संभवतः ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार ये शासक भी थे और ये ब्राह्मण भी थे। इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया। मध्य भारत यानी कि राजस्थान एवं गुजरात जो मध्य भारत में थे, एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहार थे। इस वंश की महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा ले लिया, मतलब अरबों से टक्कर ले लिया। तो ग्वालियर प्रशस्ति में उसे
मलेच्छों के नाम नाशक बताया गया। तो यहाँ पर है कि दक्षिण पथ कुछ ऐसे शासक जो गुर्जर प्रतिहार समता ब्राह्मण थे, इन्होंने अपने परंपरागत कार्य छोड़कर शस्त्र अपना लिया और मध्य भारत में एक स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम था, जिसने अरबों से लोहा लिया, मतलब उसको टक्कर लिया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों के नामक नाशक बताया गया। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों के नाशक बताया। नागभट्ट की उपलब्धियाँ क्या थी? तो कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया। ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली संस्कृति की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यहाँ पर है कि आंध्र सैंधा विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए, सभी धराशायी हो गए। तब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजय किया। उसके बाद यहाँ पर है कि उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा जो है बंग, अनर्थ गुजरात का हिस्सा है मलवा जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, फिरात वनवासी का हिस्सा है, तुरुष्क तुर्क का हिस्सा, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं को पराजित किया। इस तरीके से उनका ये सब उपलब्धियाँ थी। बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक, बिहार एवं बंगाल के प्रथम पाल शासक जो है गोपाल का चयन ऐसे ही हुआ था। तिब्बती इतिहासकार लामा सारनाथ की इसकी पुष्टि करते हैं। खालिमपुर ताम्रपत्र से भी ज्ञात होता है कि अराजकता से तंग आकर बंगाल की प्रजा ने स्वयं गोपाल को अपना राजा चुना। इसी के वंशज आगे पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ उदाहरण महिला शासकों को भी है। महिला शासकों का सबसे जाना माना उदाहरण कश्मीर की रानी का है, जो दीहा यानी कि बड़ी बहन के नाम से लोकप्रिय थी। वह मंत्रियों और सेना को मदद से रानी बनी। अन्य लोग मंत्रियों, सैनिकों और महत्वपूर्ण लोगों के समर्थन से शासक बने। इस काल में इतिहास के 4 राजपूत वंश अधिक प्रसिद्ध है। वे प्रतिहार या परिहार कहिए, चौहान या कि चहनमान कहिए, सोलंकी, चालुक्य और परमान थे। कई सामंतों ने भी स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की। विजयी राजा अधिपति कहलाता था, पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। अब राज्यों का प्रशासन बात करते हैं तो अभिलेखों तथा तत्कालीन साहित्य में केंद्रीय शासन से संबंध अनेक पदाधिकारी का उल्लेख है, जैसे संधि विग्रही के विदेशी विभाग का प्रधान, फिर अक्ष पटालिक आर्थिक तथा या राजस्व मंत्री, भंडागालिक राजकीय भंडार के अधिकारी या महादंड नायक, पुलिस विभाग का प्रधान। तो इस तरीके से राज्यों का प्रशासन था। अब कन्नौज एवं संघर्ष के कहानी पढ़ लेते। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीपीय में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 शक्तियाँ थी मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ पर है कि अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय हुआ। ये 3 शक्तियाँ थीं मध्य एवं पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। तो यहाँ पर है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 शक्तियों का उदय हुआ जब भारत पर अरब ने आक्रमण कर दिया। तो अब कन्नौज हर्ष की राजधानी, जो कि यहाँ पर है पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार के बारे में, कि कन्नौज हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का प्रसिद्ध नगर था। जो इस नगर की अधिकार कर लेता वह उत्तर भारत के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता था। उसके बाद पालों के लिए बात करते हैं। तो पालों के लिए मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। तो यहाँ पर है कि पालों के लिए जो मध्य भारत तथा पंजाब और प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के लिए गंगा के मैदान में पहुंचने के मार्ग पर कन्नौज से बेहतर नियंत्रण हो सकता था। उसका कन्नौज गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। 3 राज्य इस संघर्ष में लगे रहे। बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। सामंतों की अवज्ञा और उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण की आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वाले सबसे पहला महमूद गजनवी था। यहाँ पर है कि सामंतों की अवज्ञा और
उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण के आक्रमणों ने उत्तरी भारत को और भी कमज़ोर कर दिया। मतलब ये अवज्ञा आज्ञा नहीं मानते थे, इससे वह कमज़ोर हो गया शक्ति। जब उन पर उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण हुआ तब वे सही ढंग से अपनी रक्षा न कर सके। इन आक्रमण करने वाले सबसे पहला थे महमूद गजनवी, जो कि तुर्की का शासक था, तुर्कों का शासक। फिर तारिख हिंद के लेखक अल बेरूनी ने संकेत किया कि हिंदुओं में दृढ़ विश्वास है कि भारत के समान और कोई देश नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई राजा उनके समान नहीं है तथा अन्य कहीं भी विज्ञान उनके विज्ञान के समान नहीं है, ऐसा अल बेरूनी ने लिखा। महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनी आधुनिक अफ़गानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। गजनी एक तुर्क सरकार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की। उसके उत्तराधिकार में महमूद भी था। वह गजनी के एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, अतः उसने मध्य एशिया के कुल भागों ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को जीत लेना चाहा। सन 1010 और 1025 ईस्वी के बीच महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनसे बहुत से संपन्न मंदिर, इन नगरों में मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में था, वह धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों को राहत मिली, क्योंकि उसके आक्रमण के सामान्य जनजीवन बहुत प्रभावित होते थे। समकालीन इतिहासकार ने अपने महमूद के भारत आक्रमणों के उद्देश्य का विवरण देते हुए लिखा है कि महमूद भारत में इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता था, जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि महमूद का उद्देश्य भारत में धन लूटना ही था, ताकि इस धन से मध्य एशिया के साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक साधन जुटा सके। उसके बाद अब आक्रमणों का प्रभाव क्या क्या हुआ। तो शाहनामा नामक महाकाव्य के लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। उसने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी के भारत भेजा, यानी कि उन्होंने भारत भेजा अल बेरूनी के। उसने भारत के संबंध में अनेक अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार है। महमूद गजनवी के आक्रमणों लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौर शासक मोहम्मद गौरी ने किया। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के 150 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने किया। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर, यानी कि ये महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता। तो उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को नहीं बनाया। पंजाब विजय का फलस्वरूप उसने राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पर है कि उसने महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के उत्तरी भाग को नहीं जीता जा सकता। तो उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब विजय जीत गया तो उसके बाद उसने अपने राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। तो 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुई। तो यहाँ तराई गांव के मैदान में हुई प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। इस पराजय के प्रवाह किए बिना 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया। तब दूसरा बार पृथ्वीराज को उन्होंने पराजित कर दिया और तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। तराइन का जैसे जीता तो उसने तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए, मतलब खराब प्रभाव हुआ। उसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की उन्होंने स्थापना किया। अब दक्षिण के कुछ राज्य की बात कर लेते हैं कि राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया। वहाँ से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर गंगईकोंड
चोलपुरम के नाम से जाना गया। इसका अर्थ था चोल शासक का नगर जो गंगा को लेकर आया था, अर्थात जिसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। अब उसके बाद यहाँ पर चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। जो चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र जो थे तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। तो चोल ने दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बन गया। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों ने विजय आलय था, जिसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया। ये चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल है। राजा राज प्रथम 958 से लेकर 1016 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किया, अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों को आधिपत्य की चुनौती दी। तो इस तरीके से ये है। उसके बाद है अनिकट शब्द तमिल के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अरणी मतलब हो गया बांध और कट्टू मतलब हो गया निर्माण, यानी कि बांध के निर्माण से रिलेटेड। तो चोल शासकों के समय में कावेरी नदी पर बनाया गया महाअनिकट कावेरी नदी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने का प्रथम प्रयास था। तो यहाँ पर अनिकट बनाया गया था चोल शासकों द्वारा। पाल वंश की बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत, बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसका चयन स्वयं वहां की जनता ने किया था। गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल, महिपाल अनेक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभारने का प्रयास किया। संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी जो मुख्य था उसका मुंगेर था। पालकालीन मूर्तियाँ तत्कालीन धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए थे। इसमें ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ थी। ब्राह्मण, जैन एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली। प्रथम शासक गोपाल अपने शासन के दौरान उदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर प्रथम शासक गोपाल ने अपने शासन के दौरान उदंतपुरी यानी कि वर्तमान में बिहार शरीफ है में एक मठ विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। धर्मपाल ने आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने उसका निर्माण कराया। उसने नर्मदा महावीर को भी दान दिए। अब थर्ड चैप्टर है तुर्क अफगान शासक में आज से लगभग 950 वर्ष पहले जो तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासन काल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहान शासकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहान राजाओं ने अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपने प्रशासन का केंद्र बनाया। उसका 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्की ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों ने ही दिल्ली के सल्तनत की स्थापना की। लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों को सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। 300 वर्षों तक से अधिक तक 5 राजवंशों ने सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। जैसे यहाँ पर है प्रारंभिक तुर्क शासन 120 से 1206 से 1290 ईस्वी तक ये शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। फिर है इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। रजिया जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। बलबन 1266 से 1287 तक शासन किया। तो यहाँ पर लगभग 300 वर्षों से अधिक तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद है खिलजी वंश 1290 से लेकर खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर जलालुद्दीन 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी तक। उसका तीसरा में है तुगलक वंश में आता है 1320 से लेकर 1444
1414 ईस्वी तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक है, ये 1320 से 1324 ईस्वी तक शासन किया। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी तक। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। अब सैयद वंश में आता है, यह 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें खिस्र खां आता है 1414 से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद लोधी वंश में आता है, जो कि शासनकाल रहा लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो बहुलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक, मतलब 89 ईस्वी तक। फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो ये पढ़ने से याद नहीं होगा, बल्कि याद करना होगा स्पेशली। उसके बाद है तुर्क अपने एक गुलाम सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के प्रदेश की देखभाल के लिए नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य का आपस में बांट लिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध एवं मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का नियंत्रण हुआ। यहाँ पर है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तब उसके प्रमुख गुलाम अधिकारियों ने उसके राज्य का आपस में बांट लिया। इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंध व मुल्तान के अतिरिक्त शेष भारतीय प्रांतों का निर्माण हुआ। परंतु तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप में स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश जिसको अल्तमश कहते हैं, अल्तमश को प्राप्त हुआ। उन्होंने यह स्थापित किया। इसने मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और इसने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की। उसके उत्तराधिकारियों में रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो उसकी बेटी थी, एकमात्र महिला सुल्तान होने के कारण विशिष्ट महत्व रखती है, किंतु उसका शासनकाल विफलता में समाप्त हुआ है। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया था। सुदृढ़ स्थिति, तो इन शासकों को ममलूक भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुल्तान के गुलाम यानी कि ममलूक के रूप में कार्यरत रहे थे। चूँकि इनकी सत्ता का केंद्र दिल्ली था, अतः उनके राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। अब तुर्क राज्य का विस्तार की बात कर लेते हैं। तो 1920 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलूक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए सैनिक अभियान चलाया। चूँकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर से, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये दोनों के विपरीत है, अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्य को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच गई। तुगलक वंश के बाद यहाँ पर है कि दक्षिण राजाओं के युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तुर्क राज्य की सीमा पर चरम पहुंच गए। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोधी वंश के शासकों ने राज्य किया। दिल्ली के सुल्तान शासक कैसे चलाते थे? तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में हो गया था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तान को सूबेदार या सेनापति और प्रशासकों की ज़रूरत पड़ी। इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था और इसी के समय लगभग चौधरी का भी ये हुआ। तो उसके बाद बात करते हैं अख्ता व्यवस्था। अख्ता व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर है कि दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अख्ता कहलाते थे, यानी कि अलग अलग आकारों में अलग अलग इलाकों में ये अमीर शासकों को रखते थे। इसी को अख्ता कहलाते थे और इसके अधिकारी मुफ्ती या वली कहे जाते थे। जो अधिकारी थे मुफ्ती के अधिकारी, यानी कि निज़ाम उल मुल्क की रचना सियातनामा के अनुसार हुआ। स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो समकालीन स्रोतों में शीख नामक एक प्रशासनिक इकाई का वर्णन मिलता है। शीखदार यानी कि राजस्व अधिकारी एवं फैजदार सैनिक अधिकारी जो शीख से जुड़ी है पदाधिकारी थे। चौधरी लगभग
100 गांवों का प्रधान होता था। बाद के समय में यह परागना नामक प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी। अब मंगोलों का खतरा बात करें तो 1920 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। 1920 में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ऑक्सियाना ट्रांस ऑक्सियाना मतलब उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके बाद ही दिल्ली के तुर्क राज्य को उनका आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया। इसे मजबूर में दिल्ली पर मंगोलों को आक्रमण बढ़ गया। इसे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी। अब सैनिक प्रशासन की बात करते हैं। सैनिक विभाग यानी कि दीवान ए अर्ज का प्रमुख अधिकारी सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज का प्रमुख अधिकारी औरिजे मुमालिक था। वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन का कार्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के नगद वेतन देने की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नगद देने की शुरुआत किया सैनिकों जब बार बार दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो। उस समय गेहूं का मूल्य 7.5 जीतल प्रति मन था। 48 जीतल एक टंका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर होता है। तो 48 जीतल का 1 टंका मतलब 1 चांदी के रुपये का होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय का 1 मन यानी कि आज के लगभग 15 केजी के बराबर था। अपने उपायों को सफल बनाने के सुल्तान के बाजार नियंत्रक यानी कि शाहना, बाजार नियंत्रक को शाहना कहते थे। बरीद खुफिया अधिकारी कहते थे, बरीद को खुफिया अधिकारी। फिर है मुनहियान जिसको गुप्तचर कहते थे को रखा और गतिविधि को अवगत कराता था। उपायों को सफल बनाने के लिए सबको उन्होंने अपनाया। उसके बाद यहाँ पर है कि बरनी की रचना तारीख फिरोज शाही में किसानों के उत्पीड़न के बारे में लिखा गया। बरनी की रचना जो है वह तारीख फिरोज शाही है जिसमें किसानों के दयनीय स्थिति को बताया। राजधानी परिवर्तन यानी कि सुल्तान ने 1327 ईस्वी में देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। यानी कि देवगिरी को बदलकर दौलताबाद रखा 1327 में सुल्तान ने। उसके बाद खुरासान विजय के बारे में है कि मोहम्मद तुगलक ने खुरासान मतलब ईरान विजय। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान ईरान को जीतने की योजना बनाई। खुरासान ने इल खान मंगोलों का शासन था और सैयद वहाँ का सुल्तान था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी कर दी थी। उसने ट्रांसऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज़्बेकिस्तान के चगताई मंगोल शासक तशमर शिन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की थी। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिक को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्कों चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी से न होकर तांबे के जैसी सस्ती धातु बनाए जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों की सलाह दिया करते थे कि वे अपनी फसलों को सुधार करें और गेहूं की उपज। अब यहाँ पे कुछ वंश के संस्थापक आप याद ही रख लीजिए। जैसे प्रारंभिक तुर्क वंश के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलोल। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। अध्याय 4 क्लास 7 का इतिहास में देख रहे हैं मुगल साम्राज्य, यह चैप्टर है। तो सुल्तान काल के राजा, सुल्तान और राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा। इस काल का आखिरी महत्वपूर्ण राजा फिरोज शाह तुगलक था जिसके मरने के साथ ही सल्तनत में बिखराव और कमजोरी आने लगी। राजा का नियंत्रण अपने शासन क्षेत्र पर से ढीला पड़ने लगा। इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी जो तैमूर था उन्होंने 1398 से 99 के आसपास भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त कर दी। देख सकते हैं तुर्क आक्रमण, तैमूर ने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद अफगानों ने अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथ में ले लिया। सल्तनत का आखिरी राजवंश इन्हीं अफगानों में से एक समूह लोदियों द्वारा स्थापित किया गया था वहाँ पर शासन। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण आगरा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया था। बिहार की यूनानी अफगानों का शासन था। बिहार में भी यूनानी जो अफगान शासक उनका शासन था। इस राज्य के अधीन
फरीद या शेर खां का सासाराम पर नियंत्रण था। वह अपनी योग्यता के बदौलत यूनानी राजाओं के काफ़ी करीब आ गया था। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपने को प्रभावी बनाया और आगे नुहानी शासकों के स्थान पर बिहार का शासक बन गया। बिहार के इस बदलाव से पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खां की संघर्ष की स्थिति बन गई। बंगाल के शासक शेर खां के इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें शेर खां की जीत हुई। तो 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ, शेर खां और अफगान शासकों के बीच युद्ध हुआ और 1538 ईस्वी में शेर खां की जीत हुई, जिसमें शेर खां की जीत हुई। इसके साथ ही वह भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान शासक वह बन गया। लगभग इसी समय काबुल और कंधार के शासक बाबर के भारत पर आक्रमण हुआ। कंधार के शासक जो बाबर है उसने आक्रमण किया। तो लगभग इसी समय काबुल और कंधार के शासक बाबर के भारत पर आक्रमण हुआ। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से होता आया था, क्योंकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शासकों द्वारा कभी भी नहीं ध्यान दिया गया था। बाबर भी उसी रास्ते से भारत आया। वह अपने छोटे राज्य को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन दौलत के विषय में सुनकर आया था। तो सब आता था उत्तर पश्चिम सीमा से। भारत में मुगल राज्य की नींव कैसे हुई, तो ये मालूम है कि 1526 ईस्वी में बाबर अपनी घुड़सवार सेना तोप, जिसका उपयोग भारत में नहीं हो रहा था, बंटक था, घुड़सवार तीर अंदाज एवं आक्रमण युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुंचा। यहाँ के दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लेकर वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसने उन्हें समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया। इसी जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों और महत्वपूर्ण राजपूतों राजाओं को एक एक पराजित करते हुए अपने नए राज्य को भारत में स्थापित किया। इस क्रम में उसने 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा सांग और 1528 में चंदेरी के शासक मोदिनी राय और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित कर दिया। मुगल कौन था, तो मुगल जाति से तुर्क और दो महान मध्य एशियाई महत्वपूर्ण राजवंशों के वंशज थे। तो मुगल जाति से तुर्क और दो महान मध्य एशियाई महत्वपूर्ण राजवंशों के वंशज थे। राजवंश जो थे मतलब राजाओं के जो वंश थे उसी का वंशज था। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चरोज खां के उत्तराधिकारी, पिता की ओर से तैमूर के वंशज। तो माता की ओर से वे उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, लेकिन अपने को तैमूर के वंशज ही कहा करते थे क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। शेर खां का मुगलों के साथ संबंध, तो शेर खां कुछ दिनों तक बाबर के अधीन मुगलों की सेवा में रहे। हुमायूं तथा मुगल अफगान संघर्ष की बात करते हैं तो बाबर ने अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 में मर गए। बाबर 1530 में उसका बड़ा बेटा हुमायूं बादशाह बना। तब तो उनके शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ता था। सबसे प्रबल विरोधी अफगानों की तरफ से हुआ क्योंकि अफगान उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। यहाँ शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास उन्होंने किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। आगरा में हुमायूं के भाइयों द्वारा राज्य प्राप्त करने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। मतलब आगरा में जीतना चाहे लेकिन हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ाइयाँ हुई। तो इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ाई हुई। कन्नौज नामक स्थानों पर और चौसा जगह पर लड़ाई दोनों के बीच हुई। इसमें शेर खां सफल रहा और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया। मुगल अफगान
संघर्ष के इस दौरान में अफगानों की जीत का पूरा श्रेय शेरशाह की सफल कूटनीति को जाता है। शेर शाह का शासन काल मात्र 5 वर्षों तक रहा। शेर शाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। उनका बादशाह अकबर और मुगल राज्य का मजबूत होना तो शेर शाह की उत्तराधिकारी के कमज़ोर होने के कारण हुमायूं दिल्ली पर 1555 ईस्वी में एक बार फिर सफल रहा। 1555 ईस्वी में फिर से वह सफल रहा, परंतु वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका। उसका बेटा अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। चारों तरफ से दूसरे राजा, तो हुमायूं का बेटा है अकबर, तो चारों तरफ से दूसरे राजा मुग़लों को खदेड़ने पर लगे थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुग़लों का प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। राज्य का आरंभिक विस्तार 1556 से 1576 के बीच हुई। इन दिनों आज के मध्य प्रदेश के इलाके में 2 महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राज्य था मालवा, जहाँ का राजा बाज बहादुर था और जिसकी राजधानी मांडू थी। तो जहाँ का राजा बाज बहादुर था और जिसकी राजधानी मांडू थी। दूसरी प्रमुख राज्य गढ़ कटंगा गोंडवाना था। 1561 से 1562 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुग़लों ने अधिकार कर लिया था। विजय के बाद मुग़ल सेनापति अदम खां को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिसे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया। इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से उसे धन को प्राप्त किया। राजपूत राज्य में एक महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का था। वहाँ महाराणा प्रताप का राजा था। महाराणा प्रताप वहाँ के चित्तौड़ के राजा थे। उसने अकबर की अधीनता मानने से वे इनकार कर दिए। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर इन दोनों प्रदेशों को अधिकार कर लिया। 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन दोनों प्रदेशों का अधिकार कर लिया। यह अफगानों का आखिरी राज्य था जिस पर मुग़लों का अधिकार था। 1602 में राजकुमार सलीम, जो इसके बेटा थे, अकबर के बेटा राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा। इन्होंने विरोध कर दिया। 1605 ईस्वी में राजकुमारी सलीम का मृत्यु हो गया। 1564 में जजिया कर लेना बंद हुआ। तो यहाँ पर है कि 1564 में जाजिया कर लेना बंद हुआ। मुग़ल प्रशासन का एवं मनसबदार, तो अकबर ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू किया, इसकी जानकारी उसे दरबार में रहने वाले आईन-ए-अकबरी से मिलती है। अबुल फजल के अनुसार सम्राट कई प्रांतों में बटा था, जिन्हें सूबाब यानी कि प्रांत कहा जाता था। तो आईन-ए-अकबरी के लेखक अबुल फजल है, जिसमें अकबर के सारे प्रशासनिक व्यवस्था को लिखा गया है। इसका प्रमुख सूबेदार कहलाता था, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों का कार्य करता था। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था, यानी कि 15 प्रांतों में बटा था। सूबा सरकार में विभक्त था, जो आज के जिलों में कई गुना बड़ा होता था। सरकार यानी कि जिला आज की तरह कई परगनों यानी कि प्रखंडों में बटा था। यह भी आज के प्रखंड से काफ़ी बड़ा होता था। मुग़ल मनसबदार जिनका वेतन 5,000 जात का मनसबा होता था, उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। उन्हें 340 घोड़े, 100 हाथी, 800 ऊँट, 100 खच्चर तथा 160 गाड़ियाँ रखनी होती थी। इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह उदाहरण मनसबदार के सैनिक दायित्व को बताता है। अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार अबुल फजल को अपना शासनकाल का इतिहास लिखने का आदेश दिया। अबुल फजल ने 3 भाग में यह रचना लिखी, जिनका नाम अकबरनामा था। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों को बयान है प्रथम भाग में। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसका नाम आईन-ए-अकबरी है, जिसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वर्णन मिलता है। मुग़लों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका मिलन बात कर लेते तो सुलह-ए-कुल अकबर द्वारा भारत में अपनाई गई धार्मिक, जिसमें सभी धर्म को मानने वाले साथ ही सहिष्णुता का व्यवहार किया गया। धार्मिक आस्था के स्तर पर कोई भी अंतर उन्होंने नहीं किया।
अबुल फजल ने सुलझ ए कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक स्तर में मोलजोल बनाए रखने की नीति राजनैतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ। अकबर ने समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे दीन ए इलाही। नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे दीन ए इलाही के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों के सार को लेखक उसने इस नई नीति का प्रतिपादन किया। जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य की बात कर लेते हैं तो 1605 ईस्वी में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। उसका शासन काल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ, फिर भी उसने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया। मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापना की। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया उन्होंने। पंजाब के जो कांगड़ा क्षेत्र है वहाँ पे अधिकार किया तथा अहमदनगर राज्य के शांति समझौता किया। जहांगीर के लिए सबसे सुखद रहा कंधार पर मुगलों के हाथ से निकल जाना। वह अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। इसके तहत उसने सोने की एक लंबी जंजीर बनवाई, जिसे घंटियां बंधी थी। शाहजहां की बात कर लेते हैं तो 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। आम लोगों के बीच वह ताजमहल का निर्माण के रूप में लोकप्रिय हुआ। बुंदेलखंड और दक्षिण भारत के विद्रोह को उसने दबाया। बाजीपुर और गोलकुंड जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने के लिए मध्य एशिया के बलख और बदख्शा पर आक्रमण किया। असम के कामरूल क्षेत्र, जो असम के कामरूल क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर उसने अधिकार किया। इस प्रकार उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ। मुगल साम्राज्य की सीमाएं भी इस समय बढ़ी। अब मध्य एशियाई के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो उसका नियंत्रण नहीं रहा। मध्य एशियाई के अभियान द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, यानी कि मध्य एशिया पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। औरंगजेब का शासनकाल बात कर लेते हैं तो 1656 ईस्वी में बादशाह शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गए। सब लोग यह मानने लगे कि कुछ दिनों के बाद वह मर जाएगा। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब एवं मुराद। ये 4 पुत्र थे शाहजहां के। अब ताजमहल के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं तो 1632 से 1653 के इसमें ये निर्माण के समय लग गया। 1632 से 1653 के बीच समझ सकते हैं। यहाँ पर 11 और 20 21 साल। शाहजहां के 4 पुत्र बादशाह बनना चाहते थे। चारों पुत्र। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर उसके बाकी 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच कई युद्ध हुए। अंत में औरंगजेब सफल रहा। वह अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। शाहजहां को 8 वर्षों तक कैद में रखा। इसके कारण उसकी आलोचना होती रही हमेशा। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश की। इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य यानी कि असम को अपने अधीन किया, लेकिन यह अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंड को 1686 से 87 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया था। राज्य के इस विस्तृत रूप में ने कई नई समस्या औरंगजेब के सक्षम खड़ी कर दी। इसने एक था वेतन के मद से मिलने वाला जहांगीर की कमी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफ़ी बढ़ गया था। उनके लिए जागीर कम पड़ने लगी। इसने पूरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप घातक रहे, जो आगे मुगल राज्य के पतन के कारण में वह महत्वपूर्ण हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या है तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई, क्योंकि वो स्वार्थी थे। मौलिक कारण आर्थिक कठिनाई, जमींदार के साथ विद्रोह अक्सर होता था। मनसबदार की बढ़ती संख्या के कारण उनको वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर की कमी, मुगलों का सैनिक क्षमता और शक्ति का कमज़ोर होना, इस तरीके से ये सब कारण है पतन होने का। फिर पहला आक्रमण सन 1739 ईस्वी में ईरान के शासन नादिर शाह ने किया और राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। मुगल शासक उसके सामने झुक गए। नादिर शाह ने 8 लाख रुपए, 1000 सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, 50 करोड़ के हीरे जवाहरात
जिसने शाहजहां द्वारा बनवाया तख्त ए तलाश यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा शामिल था, लूटा गया। मयूर सिंहासन बेशकीमत रत्नों से बना था। लूट का यह विवरण भारत की संपन्नता को दर्शाता है। नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किया। इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमज़ोर किया। इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया। मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति नए क्षेत्रीय राज्य में विभक्त हो गई। अब अध्याय 5 है अतीत से वर्तमान में क्लास 7 का, कि शक्ति के प्रतीक के रूप में वास्तुकला, किले एवं धार्मिक स्थल की बात कर लेते हैं। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर या खजुराहो मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में बने मंदिर है, यह वास्तुकला को दर्शाता है। इन मंदिरों का निर्माण नगर शैली में हुआ था, यानी कि नगर शैली में हुआ था इस मंदिरों का निर्माण। शैली के मंदिर आधार से शीर्ष तक, जो मंदिर है आधार से शीर्ष तक आयताकार एवं शंक्वाकार संरचना में बनी होती है। क्रमशः शीर्ष इसका पतला होता जाता है जिसे शिखर कहा जाता है। मंदिर का केंद्रीय भाग में प्रधान देवता की मूर्ति स्थापित होती है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। उसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में, इसके बारे में बात कर लेते तो 13वीं शताब्दी में निर्मित वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सूर्य पौराणिक कथाओं में अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। तो यहाँ पर 13वीं शताब्दी में बना था वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। सूर्य पौराणिक कथा में अपने 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर, सूर्य जो है वह 7 घोड़े वाले रथों पर सवार होकर आकाश में चलता है। इस दृश्य को मंदिर के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मंदिरों को रथ का रूप दिया गया है। मंदिर का आधार एक बड़ा चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तराशे में 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा एहसास कराने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्ति ऐसी लगी है जैसे ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। इस चबूतरे पर मंदिर के 2 भवनों देकुल और जगमोहन का निर्माण किया गया था। मंदिर की बाहर दीवारें उकेरी हुई आकृतियों से सजी हुई है। ये आकृतियों फूल, पत्तियां, पशु, देव, दानव, काल्पनिक पशुओं के रूप में बड़े आकार में उत्कीर्ण है। संपूर्ण मंदिर की रचना ऊंची दीवार से घिरी होती है जिसे एक प्रवेश द्वार होता है, वह बहुत भव्य और अलंकृत होता है। इसे गोपुरम कहा जाता है। तो यहाँ पे है गोपुरम के बारे में कि संपूर्ण मंदिर की संरचना ऊंची दीवार से घिरी होती है जिसे एक प्रवेश द्वार होता था, वह बहुत भव्य और अलंकृत होता था। इसे गोपुरम कहा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै का मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर है। गोपुरम तो अलंकृत होता था, इसे गोपुरम कहा जाता था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मदुरै की मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, लेकिन सामान्यतया दिखने में वह नागर शैली की विशेषता में परिपूर्ण लगता है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर से जुड़ा एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता की उपासना हेतु किया था, जिसका नाम राजराजेश्वरम था। अब भारत में बनने वाले पहले मुस्लिम उपासना स्थल कुब्बत उल इस्लाम यानी कि इस्लाम की शक्ति ये मस्जिद है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में है। इस काल में मेहराब और गुंबद नामक 2 नवीन स्थापत्य शैली का प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। गुंबद इमारतों को भव्य बना देता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। तो यहाँ पर गुंबद उसको भव्य बनाता था तो मेहराब उसे मजबूती प्रदान करता था। तो 2 नवीन स्थापत्य शैली के प्रयोग से ये बना था। उसके बाद कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक। तो तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की याद में बनवाया। यह 5 मंजिलों की इमारत है जिसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर है। पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था। अब अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया। इल्तुतमिश ने 3 मंदिर बनवाया 1229 में। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात था, बिजली गिरने के कारण टूट गया था, जिसका मरम्मत फिरोज
शाह फिरोज तुगलक ने करवाया। साथ ही उसी ने एक मंजिल और जोड़ा। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे है जो मीनार से जुड़े हुए हैं। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर तथा संगमरमर से इसका निर्माण हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ। अब बया का मकबरा बात कर लेते। बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। इसने ढलवा दीवारें और गुंबद बनाया गया। इसका निर्माण ईंटों से हुआ। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाज़ा जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। इन इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े। इसे स्थापत्य कला का विकास भी हुआ। जहांगीर के शासनकाल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। इसकी दीवार पर कीमती पत्थरों की नक्काशी भी की गई। हुमायूं और एतमाद-उद-दौला का मकबरा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हुमायूं और एतमाद-उद-दौला का मकबरा। इसका एक अच्छा उदाहरण है। हुमायूं और एतमाद-उद-दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन दोनों मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ जिसे हुमायूं के मकबरा में गुंबद पूर्णतः संगमरमर का बना है। इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ। एतमाद-उद-दौला इसका मकबरा पहली बार पितरा द्वारा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। एतमाद-उद-दौला नूरजहां का पिता था। एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता था जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। नूरजहां के प्रयासों से ही यह मकबरा बना था। पितरा द्वारा यह मकबरा बना था। अब बात कर लेते हैं पितरा द्वारा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को ढबाकर बनाया गया सुंदर यह अलंकृत नमूने हैं। पितरा द्वारा उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूना है। अब बात कर लेते हैं नूरजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की जहां पर प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण किया गया। शाहजहां ने इसका निर्माण किया। लाल किला का यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना जो अपने निर्माण कला से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बीबी का मकबरा बनवाया, लेकिन यह इमारत मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांत प्रति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। सासाराम स्थित तो यहाँ पर है कि मनेर स्थित मकबरा है जिसे जहांगीर के समय बिहार के प्रांत प्रति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा ये भी भूल गए। सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा यहाँ पर बिहार के शासनकाल में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया है। इसमें शेर शाह का मकबरा जो अफ़गान शैली में निर्मित है स्थापत्य कला में अपने विशिष्ट स्थान रखता है। यह अफ़गान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। यह इमारत 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा
चौकोर चबूतरे पर बना है जिसे चारों ओर सीढ़ियाँ है। इसकी छत भव्य गुंबद है जो अपने संतुलित रूप और अपने सादगी के लिए जाना जाता है। शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था। यह इमारत तुर्क, अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला के विषय में अनेक बातें हैं। इनमें मुगलों द्वारा निर्मित इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की थी। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान मिलता है। अब कक्षा 7 का अध्याय 6 अतीत से वर्तमान, जो शहर व्यापारी एवं कारीगर की बात करते हैं। व्यापार की दिशा एवं दशा। बंजारा लोग घुमंतु व्यापारी थे। उनका कारवां टंडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का उपयोग नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीर में लिखा कि बंजारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। वे मुगलों के सैनिक अभियान के दौरान सेना के लिए खाद्य वस्तुओं की ढुलाई का काम भी करते थे। अब व्यापारियों का संगठन बात कर लेते। दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे, नानादेशी एवं मणिग्रामम। इसका व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। अब मुगल कारखाना की बात कर लेते हैं। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुगल यात्री बर्नियार मुगल राजधानी दिल्ली आया था। बर्नियार ये 17वीं शताब्दी फ्रांसीसी यात्री थे। बर्नियार जो कि 17वीं शताब्दी में मुगल राजधानी दिल्ली आया था और उसने कारखानों में काम होते देखा। वह लिखता है कि गड्ढी के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं जिन्हें कारखाने या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता है। पंचाल समुदाय, जिसे सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों, राजमहल, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कांसे की बनी चोल काली मूर्तियाँ कारीगरी यानी कि शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि से बनाई जाती थी। अब नए व्यापारी की बात कर लेते हैं। यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से भारत के मसाले एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से भारत मसालों एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरीप की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाले पहला यूरोपीय देश था। पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एक अधिकार जमा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्रों में गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली, फिर मायलापुर में 9 सैनिक अड्डे स्थापित किए। काली मिर्च, नील, शेरा, सूती व कपड़े, घोड़े उनके व्यापार की मुख्य वस्तु थी। उन्होंने अपने व्यापारिक एक अधिकार को बनाए रखने के लिए कार्ट यानी कि पारपत्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की। यह एशियाई समुद्र में जहाज़ों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। इसके न होने पर माल लूट कर जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था। आज्ञा पत्र देने के बदले एक निश्चित धनराशि ली जाती थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड यानी कि डच और फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड, हॉलैंड एवं फ्रांस के व्यापारियों ने ये सब मिलकर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है कि इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाए थे। किसी भी व्यापारिक गतिविधि से जुड़े लाभ हानि वे सभी में बराबर साझेदार होते थे। अफगान मुगल काल में बिहार में सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। अफगान मुगल काल में बिहार सूबे का एक नाजिम या सूबेदार होता था। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता आजिम उस शान बिहार का सूबेदार बना। आजिम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे आजिमाबाद का नया नाम दिया। उसने मोहल्ले को बसाने का काम किया इस प्रकार से किया कि आजिमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोदियों के मोहल्ले का नाम लोदी कटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी
जहाँ रहते थे उसे मुगलापुरा कहा गया। शेर शाही परिवार के रहने की जगह कैवा शिकोह के नाम से जाना जाता था। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायर का मोहल्ला मैदान फसाद के नाम से बसा है। सदर उस सुदूर यानी कि मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान गली के नाम से मशहूर हुआ। हिंदू उम्रा यानी कि अधिकारी के कारण दीवान मोहल्ला आबाद हुआ। पटना के मोहल्ले का नाम पेशे के आधार पर पड़ा, उसने एक मोहल्ला ठंढेरी बाजार है। अब बात कर लेते तांबे एवं पीतल के बर्तनों बनाने वाले सैकड़ों परिवार के कारण इस मोहल्ले का नाम ठंढेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सेना के लिए तीर और कमान बनाने वाले रहते थे उसका नाम कमान नगर की गली कहलाता था। आज यह कमंगर गली के नाम से जाना जाता है। पान बेचने वाले मोहल्ला पानदारी नामक का बाजार, नून गोला चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार इस तरीके से यह सब नाम पड़ा था गुरहट्टा। फिर 17वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं डच व्यापारी कंपनियों का प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारी केंद्र बन चुका था। अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए, जिसने सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। सबसे धनिक व्यापारी वे थे। अंग्रेज द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारी कोठी यानी कि 1620 ईस्वी में बनवाई गई थी। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। अब 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह ने अकबर ने टकसाल यानी कि सिक्के बनाने का केंद्र की स्थापना की थी। 1580 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने टकसाल यानी कि सिक्के बनाने की केंद्र की स्थापना की थी। इस पर 1705 में आजिम के समय यहाँ बनाया गए सिक्के पर आजिमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात कर लेते हैं क्लास 7 का 7th चैप्टर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास इस्लाम का भारतीय संस्कृति से मेलजोल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमान का था। इस्लाम धर्म के अभ्युदय अरब प्रायद्वीप से 7वीं सदी में हुआ। वे 7वीं सदी में आए। इससे पहले भी अरबों का भारत पर तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा। 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब में का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान यानी कि 11वीं शताब्दी में आए अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था, परंतु एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उसकी राजधानी बनी। राजनीतिक नियंत्रण का और विस्तार 12वीं सदी के अंत तक हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अपने राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में स्थापित किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र एवं दोआब के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ। अब बात कर लेते हैं महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बरेनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। तो यहाँ पर है कि महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल-बरेनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद उन्होंने लिखी। इस्लाम धर्म का जाति पाति के विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। यहाँ पर इस्लाम धर्म की जाति पाति में विश्वास नहीं था, फिर भी हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को अपनाने वाले उच्च जाति के लोगों को अशराफ और निम्न जाति के लोगों को अजलाफ कहा जाता था। धीरे धीरे मुसलमान के बीच भी जातीय विभाजन शेख, सैयद, मलिक, पठान, अंसारी, जुलाहा आदि के रूप में होने लगा। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच पारंपरिक मिलन से एक सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ। अब भक्ति की बात करते हैं। भक्ति का अर्थ ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा एवं उन पर विश्वास करना है। उन्हें ही संसार का कर्ता धर्ता मानकर खुद को उनके शासन में समर्पित करना है।
अब दक्षिण भारत से भक्ति परंपरा की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में देख लेते हैं। तो नयनार शैव यानी कि शिव की उपासना करने वाला को नयनार शैव कहते हैं। शैव शिव की उपासना करने वाला को। तो नयनार एक अलवर वैष्णव यानी कि विष्णु की उपासना करने वालों को वैष्णव कहते हैं। तो नयनार एक अलवर वैष्णव नयनार शैव एक अलवर वैष्णव संतों को कहा जाता था। कुल मिलाकर नयनार संतों की संख्या 63 थी, जो समाज के विभिन्न वर्ग जैसे कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी जातियों में पैदा हुए थे। अपार, सेबंदर, सुंदरार, फिर मणिकव, सागर आदि सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार संत थे। इनके गीतों के संकलन की तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता था। अलवर संतों की संख्या 12 थी। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध परिया अलवार एवं उनकी पुत्री अंडाल आदि थे। इनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। अब बात कर लेते हैं शंकराचार्य यानी कि शक्ति के साथ दर्शन का मेल इन्हीं से होता है। शंकराचार्य शक्ति के दर्शन का मेल। शक्ति काल में ही महान दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। इन्होंने बताया कि हर जीव में परमात्मा का वास है, एकमात्र सत्य परमेश्वर है, बाकी सब संसार में झूठा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, ये 4 मठ है। उत्तर में उन्होंने बद्रिकाश्रम यानी कि उत्तराखंड में जो है उसका स्थापना किया। दक्षिण में श्रृंगेरी जो तमिलनाडु में है, पूर्व में पुरी जो उड़ीसा में है, पश्चिम में द्वारिका जो कि गुजरात में। इस तरीके से 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य ने किया है। उत्तर में बद्रिकाश्रम जो उत्तराखंड में, श्रृंगेरी जो कि दक्षिण में तमिलनाडु में, पुरी उड़ीसा में, द्वारिका जो कि गुजरात में है। अब रामानुज की बात कर लेते हैं। रामानुज ने समाज के दलित वर्गों को भी ईश्वरीय आराधना द्वारा भक्ति का संदेश दिया। इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य शक्ति में देखा। रामानुज ने भक्ति की जो नई धारा प्रभावित किया, उसने आगे ने भक्ति की जो नई चलकर उत्तर भारत में व्यापक रूप ग्रहण किया। तो रामानुज ने उत्तर भारत में अच्छे से भक्ति धारा वे फैलाए। अब वासन्ना का वीर शैववाद 12वीं सदी के मध्य में वासवन्ना के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वीर शैव आंदोलन शुरू किया, जिसमें तमिल भक्ति आंदोलन एवं मूर्ति पूजा यानी कि मंदिर के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध निम्न जाति एवं नारी के प्रति समाजवादी विचारधारा प्रस्तुत किया। इन्होंने कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। वासवन्ना का वीर शैववाद। अब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के बारे में है कि महाराष्ट्र के संतों ने भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी यानी कि विष्णु का एक रूप में जो श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है, विट्ठल स्वामी वही होता है। तो महाराष्ट्र के संतों में भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी को जन जन के ईश्वर एवं आराध्य के रूप में स्थापित किया। इनकी रचनाओं के अभंग कहते हैं, इसकी रचनाओं को अभंग कहते हैं। अब महाराष्ट्र के भक्ति संतों के नाम है, जैसे गणेश हो गया, नामदेव हो गया, एकनाथ हो गया, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एक्कूबाई, फिर चोख मेला का परिवार। इस तरीके से ये सब है। उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन की बयार। तो रामानुज की भक्ति परंपरा उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। उत्तर भारत में इनके द्वारा ही हुआ, रामानंद के द्वारा। जो भक्ति दक्षिण भारत में आरंभ हुई उसे रामानंद ने उत्तर भारत में लाया। कबीर इसे प्रसारित करने में मदद किया। सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय राम के विष्णु को मानवीय अवतार के रूप में स्वीकार किया और निर्गुण संप्रदाय के लोग ईश्वर की कल्पना निराकार ब्रह्म के रूप में की। इसने विभिन्न धर्मों के बीच मतभेद भुलाकर समाज में मानवीय भावना की धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया, जो निर्गुण संप्रदाय के लोग थे। अब वैष्णव धर्म की परंपरा में एक प्रमुख शाखा कृष्ण भक्ति की थी, जिसने वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया गया। इस परंपरा के प्रमुख संतों में मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सूरदास एवं रसखान आदि का नाम शामिल है। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से प्रेरित थी।
सुखमय जीवन को त्याग कर परिवार के विरोध के बावजूद साधु संतों की संगति अपनाई एवं दलित वर्ग के रैदास की शिष्य बनी। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने शैशव अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु ने शैशव अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर वैष्णव धर्म की सरल और नैतिक रूप प्रस्तुत किया। कबीर के विचारों को संग्रह बीजक में है, जिसके 2 भाग साखी का शब्द है। कबीर के कुछ भजन गुरुनाथ साहब एवं पंचवाणी में संकलित है। गुरुनाथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा के रूपों पर कुठारघात किया गया है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। जो कबीर थे वह रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के शिष्य कबीर थे तथा राम नाम के जप में विश्वास करते थे। गुरु नानक की बात कर लेते। कबीर के समकालीन गुरु नानक ने भी अन्य भक्ति संतों की तरह सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म दोनों का विरोध किया। इन्होंने और धर्म दोनों शिक्षाओं को ग्रहण किया। इनके अनुयायी सिख धर्मावलंबी कहलाते हैं। जो सिख के धर्मावलंबी कहलाते हैं। अब सूफीवाद की बात कर लेते। सूफी रहस्यवादी संत थे, जिन्होंने बाहरी आडंबर को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम एवं भक्ति तथा मनुष्य के प्रति दया भाव दिखाने में ये विश्वास करते थे। रहस्यवाद वह भावना है जो मानव को ईश्वर संबंधी रहस्य को जानने के लिए प्रेरित करती है। सूफीवाद एक ऐसा प्रयास है जिसके तहत व्यक्ति यानी कि संत अपने अंदर अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करता है और बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की समस्त रचना से प्रेम करता है। सूफीवाद के विकास के कई किस्से हैं, लेकिन इनकी शुरुआत मध्य एशिया में मानी जाती है। यहाँ के सूफी संत गजली एवं सादी ये है सब राबिया आदि का नाम उल्लेखनीय है। अब बात कर लेते हैं भारत में सबसे पहले सूफी खानकाह की स्थापना का श्रेय सुहरवर्दी सिलसिले के संत बहाउद्दीन ज़करिया को है, यानी कि सूफी की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुआ। खानकाह की बात कर लेते। सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है। सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम और रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा प्रदान की जाती है, इसमें सभी वर्ग को लोग को शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु के पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता था। गुरु के पीर एवं मुरीद को शिष्य कहा जाता था। भारत का सबसे लोकप्रिय चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्य राजस्थान के हुमदुद्दीन नगौरी, दिल्ली के बख्तियार काफी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के वंदनाबाज गेसु दराज का काफ़ी सम्मान था। चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। तो यहाँ पर है कि भारत का सबसे लोकप्रिय चिश्ती था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चिश्ती था, जिसकी स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। स्थापना अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। मोइनुद्दीन के शिष्य में राजस्थान के, देखिए मोइनुद्दीन के चिश्ती राजस्थान में जो है वह हुमदुद्दीन नगौरी है और दिल्ली में उनका शिष्य है बख्तियार काफ़ी। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों दिल्ली के हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काफ़ी पंजाब के बाबा फरीद, पंजाब के जो शिष्य बाबा फरीद एवं गुलबर्ग के शिष्य है वंदनाबाज गेसु दराज का काफ़ी सम्मान था। ये सब कुछ चिश्ती सिलसिले के लोकप्रिय बनाने का श्रेय निजामुद्दीन औलिया को जाता है। अब हज़रत महमूद शरफुद्दीन याहिया मनेरी, हज़रत महमूद शरफुद्दीन याहिया मनेरी भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों में ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। कुल हिंदी रचनाओं के अंश इसके प्रकार है। हिंदी की रचना में यहाँ पर है कि शरफा गोर डरावन किस अधियारी रात बरना पूछे कोई, कौन तुम्हारी जात हृदय में देखलू सावर गोरियो, बेरी बेरी कर है
सिंगार सावर गोरियो, डर गयो जिरदा, उनाट गयो निंदिया, ये सब रचना है। सोते वरी इतनो, पुकार सावर गोरियो, खूब हेत होरी रचेगी। इस तरीके से ये सब हिंदी में रचना के कुछ अंश है। बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मज़ार जो दरगाह है, इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मज़ार है। तो मनेरी साहब का मज़ार दरगाह में है और इनके बगल में उनकी माँ रजिया का मज़ार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। अब क्लास 7 का चैप्टर 8 जाने के एक क्षेत्रीय संस्कृति के उत्कर्ष के बारे में। तो भाषा साहित्य में है, यहाँ पर है कि बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली के में अनुवाद किया। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत को बंगाली में अनुवाद किया। नुसरत शाह ने बंगाली में अनुवाद किया। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते हैं जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती थी। तो अपभ्रंश जो आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे जो सामूहिक रूप से अपभ्रंश कहलाती थी। फारसी के विकास के लाहौर पहला केंद्र था। फारसी के विकास के लिए लाहौर सबसे पहला केंद्र था। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिवर या खेमा है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिवर या खेमा है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा के रेख्ता एवं हिंदवी के नाम से दिया और इसमें काव्य रचना की। हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बहने वाली सिंधु नदी से है। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। संबंध हिंदू से हिंद बन गया। ईरान के लोग ने जब इस शब्द का एक प्रत्यय लगाया, वही शब्द इस शब्द के एक प्रत्यय लगा तो वह से हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंद का। तब से हिंद का भाषा हिंदी कहे जाने लगी। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। फिर जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें तोता एक ऐसी बिरहनी नायिका को कहानी सुनाता है। जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की, जिसके तोता एक ऐसी बिरहनीय नायिका को कहानी सुना था जिसका पति यात्रा पर गया था। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था, जिसका जिया नक्शवी ने फारसी ने अनुवाद किया। अब अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बंगाली में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौर अभियान के आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई है। अकबर ने नवरत्नों में एक अब्दुल रहीम खान एक खाना थे जो रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध है। रहीम के शासन काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवध भाषा में की गई, जिनके नायक राम थे। अब रहीम के शासन अब यहाँ पर है कि मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया। कवि सूरदास इस भाषा के लेखन में महत्वपूर्ण योगदान था। देश के हिंदी भाषी राज्यों में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? मगधी अपभ्रंश से हुई। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई और हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई। अब चित्रकला की बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर चित्र के प्रमाण मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली थी वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण कृति है दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा, यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है। इसमें 1200 चित्र है। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए। अकबर के राज दरबार में जसवंत और दासाबन नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। महाभारत एवं अकबर नाम जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हीं को सौंपी गई थी। अब पहाड़ी चित्रकारी की बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। संगीत की बात करते हैं
तो संगीत काल भारतीय संगीत में इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। इस काल में रबाब, सारंगी एवं नवीन वाद्य गायन पद्धतियों तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के स्थापक कवि, इतिहासकार, दार्शनिक अमीर खुसरो थे। वे मध्यकालीन संगीत के इतिहास के बारे में बताया। सूफियों ने भी संगीत के खूब प्रचार प्रसार किया। ये गज़ल के रूप में खुदा की इबादत करते थे जो प्रेम काव्य के रूप में होती थे। ये सूफी संत खानकाहों में गज़लों को गाते थे और वे भक्तिमय हो जाते थे। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैलियाँ प्रचलित थी, गज़ल और कव्वाली। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे। इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। प्रेम पात्र से वार्तालाप गज़ल का अर्थ होता है। एक गज़ल को कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता था। गज़ल के संग्रह को दीवान कहते थे। उस समय की अधिकांश गज़लें श्रृंगार रस में लिखी होती थी। यही कारण है था कि गज़लों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। गज़ल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय शैली कव्वाली थी। कव्वाल का अर्थ होता है कथन और कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता था। मतलब कौलब का कव्वाली का अर्थ होता है कथन और इसको गाने वाला कव्वाल कहलाता था और यही गायन शैली कव्वाली कहे जाने लगी। गज़ल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए। यहाँ पर है कि गज़ल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए और फिर यदि उसी विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर शक्तिमय होकर गाया जाए तो वह कव्वाली के रूप ले लेती है। कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने ग्वालियर का शासन यहाँ पर है कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की एवं ग्वालियर का शासक मानसिंह संगीत के संरक्षण देते थे। सिकंदर लोदी ने भी संगीत को आरक्षण देने का परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। मुगल बादशाह ने संगीत के बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायकी में 7 भागों में बांट दिया गया था, जिसे सप्ताह का एक दिन गायकों को एक भाग के लिए होता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में एक थे। उसके बाद बात कर लेते तानसेन के रचे बहुत ध्रुपद प्राप्त होते हैं जिसमें बादशाह अकबर के गुणगान है। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राष्ट्रय में जो गायक रहता था वह अपनी रचनाओं में उसे आश्रय दाता एवं गुणगान किया करता था। ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। ख्याल 2 प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती थी और छोटे ख्याल की लय मध्यम एवं तीव्र चंचलता पूर्वक होती थी। इसलिए बड़े ख्याल की मुगल काल, छोटे ख्याल अधिक लोकप्रिय हुआ। बाद में मुगल बादशाह ने संगीत के को प्रोत्साहन नहीं दिया। बाद में उन्होंने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। बिहार में संगीत यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग से हुआ, परंतु तुर्की शासन ने सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रचार मुगल दरबार में लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। पटना के बिहार, गया, बनारस, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। पटना के ख्याल और ठुमरी के विशेष लोकप्रियता मिली। पटना में ख्याल और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता मिली। इसके अतिरिक्त गज़ल, दादरा और चैती गायन लोकप्रिय शैली थी। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई। बिहारी बुलबुल जो है वह चिंतामणि, बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। बिहार के बुलबुल इसी को कहते हैं। इस तरीके से क्लास 7 का जो भी इतिहास था सभी एक लास्ट चैप्टर है। अध्याय 9 18वीं शताब्दी में राजनीतिक रचनाएं, यह अध्याय 9 है। स्वायत्त राज्य, ऐसी राज्य को अपने सारे निर्णय और नीतियों का निर्धारण स्वयं करता है, तो स्वायत्त राज्य होता था। फिर है तकावी ऋण, यानी कि किसानों को राज्य द्वारा दिया गया जाने वाला ऋण, इसके उद्देश्य पैदावार को बढ़ाना था। उसके बाद हैदराबाद की बात कर लेते तो मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद 2 प्रमुख प्रांत थे जहां बुरहान उल मुल्क एवं निज़ाम उल सुल्क अफजाहों ने क्रमशः स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अब राजपूत राज्य की बात कर लेते हैं तो 18वीं सदी में सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर यानी कि जयपुर का सवाई जयसिंह थे। तो राजपूत राज्य 18वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक अजमेर यानी कि सवाई जयसिंह
1681 से 1783 ईस्वी तक उनका शासन था। वह एक विख्यात खगोल शास्त्री था। इस क्षेत्र में उनकी गणना बहुत हद तक सही थी। उसने जाटों से प्राप्त बहुत क्षेत्र तक जयपुर शहर की स्थापना की। उसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षण शालाएँ बनवाई। यूनानी रेखा गणितज्ञ यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में भी उन्होंने अनुवाद किया। अब शिवाजी का आरंभिक जीवन। शिवाजी का आरंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले के घर में हुआ। शाहजी भोसले घर में 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। इसके तरह 18 वर्ष की उम्र में ही पूना के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किले पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया इन्होंने। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन के शिवाजी को शक्ति को, जो काफ़ी बढ़ चुकी थी, तोड़ने की कोशिश की। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान आदेश दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था। उसके सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह, इन्हें अष्ट प्रधान कहते थे। तो 8 समूह में सबसे पहला था पेशवा। प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख। राजा के पास सबसे शक्तिशाली अधिकारी यही होता था, पेशवा, जो लोकहित को ध्यान में रखता था। सर ए नौबत है यहाँ पर कि सेनापति सेना नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक सामान की देखरेख करना, ये सर ए नौबत करता था। फिर है यहाँ पर मुजमदार, लेखक इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों में लेखा तैयार करना होता था, जो मजूमदार थे। वाकिया नवीस हो गया। गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों का ये विवरण रखता था। तो यही होता, गृह एवं गुप्तचर विभाग राज्य के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को ये विवरण रखता था। शुरू नवीस, पत्र नियंत्रण जो होता था वे। फिर 6वां दबीर, विदेश मंत्री जैसा ये दबीर होता था, समझिए। और शुरू नवीस हो गया, पत्र नियंत्रण करता था। दबीर हो गया, विदेश मंत्री के जैसा काम होता था। पंडित राव, धार्मिक मामलों के प्रभारी विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का विवरण होता था, पंडित राव को मिलता था। न्यायाधीश शास्त्री, हिंदू न्याय प्रणाली की व्यवस्था करने वाला ये होता था। तो इस तरीके से अष्टप्रधान ये सब थे। चौथे मराठों द्वारा, यहाँ पर है कि चौथे मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्र पर हमले किए जाने के बदले लिया गया जो उपज वह 25% थी। तो चौथे मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्र पर हमला नहीं किए जाने के बदले जो उपज का 25% था वो लिया गया। फिर है सरदेशमुखी, मराठों के बड़े जमींदार परिवारों, फिर सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हित की रक्षा के बदले उनसे लिया गया कर वह उपज के 9 से 10% होता था। सरदेशमुखी मराठों और चौथ मराठों द्वारा 25% और सरदेशमुखी मराठों के द्वारा 9 से 10%। उसके बाद पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास, यानी कि पेशवाओं के अधीन जो मराठा शक्ति का विकास कैसे हुआ ये देख लेते। तो शिवाजी के मरने के बाद 1680 के बाद औरंगजेब जब जीवित रहा, मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव रहा, परंतु 1707 के बाद शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर चित्पावन ब्राह्मणों का एक परिवार प्रभाव स्थापित हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया, यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारी द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया। उसने पूना को मराठ राज्य का केंद्र बनाया। मुगलों के कई परवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने के बाध्य हुए। शिवाजी के उत्तराधिकारी द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया। उसने पूना के मराठ राज्य का केंद्र बनाया। मुगलों के कई परवर्ती शासक पेशवा के प्रभाव में ही कार्य करने के बाध्य हुए। पेशवा ने संपूर्ण मराठा राज्य के 5 परिवार में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। इस विभाजन का आधार चौथ एवं सरदेशमुखी की कुशल वसूली थी। पूना के आसपास के इलाकों
आसपास इलाका पेशवाओं के अधीन, ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, इंदौर का इलाका होकर मतलब होलकर के पास, विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास, फिर तो नागपुर का इलाका भोंसले के अधिकार में रखा गया। ये सब का अधिकार अलग अलग में दिया गया। जैसे यहाँ पर है कि पूना के आसपास का इलाका जो था वह पेशवाओं के अधीन इलाका था। फिर ग्वालियर का जो इलाका था वह सिंधिया के पास, सिंधिया के अधीन था। फिर इंदौर का इलाका होलकर के पास था। विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास था। फिर नागपुर का इलाका भोंसले के अधिकार में रखा गया था। इन सबों के सैद्धांतिक प्रमुख पेशवा होता था। इसे मिलाकर परिसंघ कहा जाता था। ये सबको मिलाकर परिसंघ कहा जाता था। मराठों की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की शक्तिशाली राज्य बना दिया, परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के हार के बाद उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हुई। इसने मराठों के उत्कर्ष पर विराम लगा दिया। अब बात करते हैं जाट राज्य के बारे में। मराठों के जैसा ही जाट नामक एक कृषक सामूहिक सामाजिक समूह में 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी मुगलों से संघर्ष होने के बाद अपना राज्य कायम किया, जिसका केंद्र पश्चिम राजस्थान था। जाट ये था। अब सिख राज्य की बात कर रहे थे। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म के गुरु नानक ने स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु यानी कि 1666 से 1708 ईस्वी के नेतृत्व में धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। इनका शिष्य बादा सिंह या बादा बहादुर के हाथ में आया। उन्होंने मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष किया लेकिन विफल रहा। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण के कारण सिखों का प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था। इसने 12 मिसल या संघों को बनाकर पंजाब को प्रभावित किया। इस तरह एक संघ के प्रमुख रणजीत सिंह ने नेतृत्व सिखों में 19वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य के रूप में अपने जो पंजाब थे उसको परिवर्तित किया। तो इस तरीके से हमने देख लिया ये शासनकाल के बारे में जो था चैप्टर। 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं देख लिया। अब क्लास जो देख रहे हैं क्लास 8 के बारे में अब जानेंगे।